हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मागतिकी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं उसका समीकरण प्राप्त किया था और रुद्धोष्म प्रक्रिया को किस प्रकार संपादित किया जाता है ना, इस पर हम लोगों ने विचार किया था। तो आज हम लोग जानेंगे बच्चों की रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा कार्य संपादन का व्यंजक क्या होता है, किस प्रकार कार्य होता है और कार्य का व्यंजक क्या होता है। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए जो बच्चों आज हम लोग जो है रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। वैसे बच्चे जो आज हमारे इस वीडियो पे नए हैं, सबसे पहले वो पहले वाले वीडियो में जाएं और रुद्धोष्म प्रक्रम को समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रम को संपादित किया जाता है और उसका व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों की रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा कार्य को किस प्रकार संपादित किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज देखने का प्रयास करेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा कार्य, है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा कार्य, है कि नहीं, कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा कार्य का व्यंजक हम लोगों को प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा बच्चों, एक बातें हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कुचालक यहाँ पर एक पात्र है। कुचालक पात्र से समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये एक ऐसा पात्र है जिसके द्वारा जो होती है उष्मा की हानि या किसी पदार्थ की हानि जो होती है कि नहीं होती है। मतलब ना तो उष्मा इसके बाहर जा सकता है, ना तो बाहर से कोई भी उष्मा इसके अंदर आ सकती है। और इस पात्र में जो होती है एक कुचालक पिस्टन लगा हुआ है जो कि ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये एक पिस्टन है बच्चों, ठीक है। अब इसमें जो है बच्चों कि इसके अंदर जो होती है आदर्श गैस का कुछ अणु रखा गया है। इसके अंदर आदर्श गैस का कुछ अणु यहाँ पे रखा गया है कि नहीं। तो आदर्श गैस रखे गए हैं तो इस गैस का दाब मान लेते हैं बच्चों अभी कितना है, P है। इसका आयतन अभी V है और इसका ताप अभी T है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा जो होता है मान लेते हैं कि इसमें हम लोग उष्मा देंगे और इसके अंदर का जो है गैस इस गर्म होगा और धीरे धीरे जो होती है ये गर्म गैस इस पात्र की दीवार और साथ ही साथ पिस्टन पर जो होती है क्या करेगी, दाब डालेगी, जिसके वजह से पिस्टन बाहर की ओर है ना खिसकेगा, है कि नहीं, और वो कुछ कार्य संपादन करेगा। तो यही कार्य जो होती है उसका हम लोगों को व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले इसका व्यंजक निकाल लेते हैं बच्चों की कार्य होता किस तरह है, उसका व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि माना एक कुचालक पात्र के अंदर, माना एक कुचालक पात्र के अंदर आदर्श गैस, है कि नहीं, आदर्श गैस का, है कि नहीं, आदर्श गैस का, है ना, कुछ अणु रखा गया है। आदर्श गैस का कुछ अणु रखा गया है, रखा गया है ना, जिस पर यहाँ पे लिखेंगे जिस पर एक कुचालक पिस्टन लगा है, जिस पर एक कुचालक पिस्टन लगा है, जिस पर एक कुचालक पिस्टन लगा है कि नहीं, जो आगे पीछे या ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, जो ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र है, जो ऊपर नीचे करने के लिए, जो ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं। ये ऊपर नीचे है ना बिना किसी ऊर्जा की हानि से वो ऊपर नीचे कर सकता है। तो अब देखिए इस गैस का, यहाँ पे देखेंगे कि इस गैस का, है ना, इस गैस का दाब, इस गैस का दाब क्या है, अभी P है, इस गैस का दाब P, आयतन भी, गैस का दाब P, आयतन भी तथा ताप T है, तथा ताप T है कि नहीं। गैस को रुद्धोष्म विधि द्वारा, गैस को रुद्धोष्म विधि द्वारा गर्म किया जा रहा है, रुद्धोष्म विधि द्वारा गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, रुद्धोष्म विधि द्वारा गर्म किया जा रहा है, जिससे गैस, है ना, जिससे गैस क्या होती है, प्रसारित होती है, जिससे गैस प्रसारित होती है कि नहीं, जिससे गैस प्रसारित होती है और पात्र की दीवार पर दाब डालती है, और पात्र की दीवार तथा पिस्टन पर दाब डालती
है ना, तथा पिस्टन पर क्या करती है, दाब डालती है, दाब डालती है, दाब डालती है कि नहीं। दाब क्या होता है, जिससे जिससे पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है, जिससे पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है, बाहर की ओर, है कि नहीं, बाहर की ओर खिसकता है, जिसे पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि देखिए, माना कि पिस्टन का, देखिए माना पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, माना पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है कि नहीं। ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं ना कि इसका ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है कि नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। बात समझ में आया। अब देखिए, पिस्टन जो बाहर की ओर खिसकती है तो वह जो दूरी है, कितनी दूरी से खिसकती है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये dx दूरी से विस्थापित होती है, dx दूरी से विस्थापित होती है। अभी देखिए पुनः, देखिए पुनः माना कि पिस्टन बाहर की ओर, है कि नहीं, पिस्टन बाहर की ओर dx दूरी से, है कि नहीं, dx दूरी से विस्थापित होती है, dx दूरी से विस्थापित होती है, dx दूरी से विस्थापित होती है। यदि पिस्टन पर, देखिए यदि पिस्टन पर लगाया गया बल, यदि पिस्टन पर लगाया गया बल F हो, है कि नहीं, लगाया गया बल F हो, तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, P इंटू ए कहेंगे, है कि नहीं। P इंटू ए कैसे होता है, तो आप लोग जानते हैं कि दाब की परिभाषा क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि दाब की परिभाषा जो होती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो मतलब P इज इक्वल टू एफ बाय ए, है कि नहीं। तो F इज इक्वल टू P इंटू ए, तो यही हम लोग समीकरण के अनुसार इसको लिखे हैं। तो अब देखिए पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने में, पिस्टन को बाहर की ओर, है कि नहीं, पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने में, पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य, है कि नहीं, किया गया कार्य dw इज इक्वल टू, क्योंकि पिस्टन dx दूरी से बाहर की ओर खिसकता है, इसलिए किया गया कार्य कितना होता है। आप जानते हैं कि बल गुना विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं, F इंटू dx होता है, ठीक है। अब हम लोग F का मान यहाँ से रख देंगे बच्चों, तो dw इज इक्वल टू F का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, PA, और ये हो गया मेरा dx। तो ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं, ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये dx जो है दूरी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपको मैं एक बार समझा देने का प्रयास करता हूँ, है कि नहीं। तो देखिए ये पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, और ये dx दूरी से विस्थापित हुआ। इसका मतलब है कि ये जो आकृति जो यहाँ पर बनेगा वो लगभग एक बेलन के आकार का होगा, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और साथ में दूरी, तो क्षेत्रफल गुना दूरी जो होता है वो आयतन होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पिस्टन जो बाहर की ओर खिसका, गैस में जो प्रसार हुआ, प्रसारित गैस का आयतन है ये, इतना ही ना गैस का प्रसार हुआ, है कि नहीं। तो गैस का प्रसार का ये आयतन होता है ADX। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, प्रसारित गैस का आयतन। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो dw इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, PdV, जहाँ एक बार मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ dV इज इक्वल टू क्या है, ADX, प्रसारित गैस का आयतन है कि नहीं, प्रसारित गैस का। जब है ना, गैस को जब गर्म किया जाता है तो गैस गर्म होकर के फैलती है और वो पिस्टन पर दाब डालती है, तो जिसके वजह से पिस्टन बाहर की ओर खिसका, तो गैस में कितना आयतन में प्रसार हुआ, तो ADX, है कि नहीं, dV, तो प्रसारित गैस का ये आयतन हो गया। बात समझ में आ गया बच्चों। तो ये ही इंपॉर्टेंट समीकरण है मेरा। अब रुद्धोष्म प्रक्रम का आप जो समीकरण देखे थे, रुद्धोष्म प्रक्रम का जो समीकरण आप देखे थे इससे पिछले वाले वीडियो में, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देखें, आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम के समीकरण से, देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम के समीकरण से, तो रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट को हम लोग यहाँ पर K ले लेंगे,
और देखिए P का वैल्यूज यहाँ से हम लोग इसको फ्री कर देंगे। P इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए K बाय V टू दी पावर यहाँ पर हो गया गामा। लेकिन बात यहाँ पर आप लोगों को एक समझना पड़ेगा कि फिर से मैं फोटो बना देता हूँ एक बार आप लोगों को समझाने के लिए बच्चों, कि जब देखिए यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर क्या मानेंगे कि जब गैस को गर्म नहीं किया जा रहा था उस समय जो होती है इस गैस का आयतन कितना है, ये V1 है। ठीक है, अब जब गैस प्रसारित होकर के जब यहाँ पर पहुँच गया तो उस समय गैस का आयतन परिवर्तित होकर के V2 हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि जब गैस को प्रसारित नहीं किया जा रहा था या जी गैस को गर्म नहीं किया जा रहा था उस समय इस गैस का तापमान कितना था, T1। और जब प्रसारित हो गया है कि नहीं, जब गैस प्रसारित हो गया उस समय गैस का तापमान कितना हो गया, T2 हो गया। बात समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर उसी को मेंशन करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए गैस का प्रारंभिक, ठीक है, गैस का प्रारंभिक आयतन V1 तथा ताप T1 है। गैस का अंतिम, है कि नहीं, या प्रसार होने के बाद, ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रसार के बाद, है ना, गैस के प्रसार के बाद, है ना, गैस के प्रसार के बाद आयतन V2 तथा ताप T2 हो जाता है। बात समझ में आ गया है कि नहीं। तो अब इस दशा में हम लोग क्या करेंगे, कार्य हम लोगों को निकालना है। तो कार्य कहाँ से हुआ, गैस के आयतन में जो वृद्धि हुआ वो V1 से लेकर के V2 तक। तो हम लोग संपूर्ण यदि कार्य निकालेंगे, अभी तो हम लोग कार्य छोटा सा दूरी पर ही हम लोग कार्य निकालें dx दूरी से, लेकिन अब हम लोग कार्य निकालेंगे बच्चों के आयतन में जो बढ़ोतरी हो रही है V1 से लेकर के V2 तक दशा में कार्य कितना हुआ, अब हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो P का मान यहाँ पर रख देते हैं। देखिए तो ऊपर के समीकरण से, है कि नहीं, तो ऊपर के समीकरण से तो dw इज इक्वल टू जो P का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे। P बराबर क्या है मेरा, K बाय V टू दी पावर गामा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए K बाय V टू दी पावर गामा, और उसके बाद dV है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल को भी देख पा रहे हैं कि वेरिएबल यहाँ पर मेरा dV है। अब देखिए लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर कुल कार्य हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो हम लोग समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया dw, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर वेरिएबल आयतन के टर्म में है तो इसीलिए हम लोग प्रारंभिक आयतन को यहाँ लिखेंगे V1 से V2 तक जो आयतन में बढ़ोतरी हुई है उस दशा में हम लोग कार्य का, है ना, वैल्यू को निकालने वाले हैं। तो K बाय V टू दी पावर गामा, ये हो गया मेरा dV। के कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा और V टू दी पावर गामा को हम लोग ऊपर करेंगे। तो dw का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि w होता है। के देखिए यहाँ पर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन v को ऊपर करेंगे तो गामा पर क्या लग जाएगा, माइनस, और ये हो गया मेरा dv। लिमिट लगा देते हैं V1 से लेकर के V2 तक। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो तो आप लोग जानते होंगे कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है कि नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन होता है V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। आप लोग जानते हैं कि x टू द पावर n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन यही होता है। तो उसी फार्मूला का प्रयोग करके मैंने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया। तो dw इज इक्वल टू, लिमिट भी यहाँ पर लगेगा, देखिए V1 से लेकर के V2 तक। अब ये टर्म मेरा बाहर आ गया, ये वाला नीचे वाला टर्म को हम लोग बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, k प्लस को पहले लिखेंगे 1 माइनस गामा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, है ना, लिमिट एक बार V1 को V2 एक बार इसको संतुष्ट करेगा, V को एक बार V1 इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो V2 एक बार जब संतुष्ट करता है तो यहाँ पर हो जाता है V2, है कि नहीं, इसको भी अरेंज करके लिख लेंगे 1 माइनस गामा, फिर बीच में लग जाता है माइनस फिर एक बार यहाँ पर हो जाएगा V1, यहाँ पर भी हो गया 1 माइनस गामा, ये मेरा समीकरण आया। अब एक बार यहाँ पर देखिए k को फिर हम लोग अंदर कर देंगे। तो k को जब हम लोग अंदर किए तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 बाय 1 माइनस गामा, k को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा k V2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस गामा, फिर यहाँ पर हो जाएगा देखिए k, यहाँ पर भी हो गया V1, यहाँ हो गया 1 माइनस गामा। इस प्रकार हम लोग समस्या को समाधान करते हुए नीचे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आगे का समीकरण को किस प्रकार समाधान करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
ठीक है बच्चों, तो मेरा जो समीकरण हो था बच्चों, वो कुछ इस प्रकार था कि W इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ था 1 माइनस गामा, और यहाँ पर था मेरा देखिए K, ये था V2, यहाँ भी था 1 माइनस गामा, माइनस यहाँ पर हो गया KV1, यहाँ पर भी था 1 माइनस गामा। ये कुछ समीकरण मैंने पहले कैलकुलेशन के जरिए निकाला था। अब आप लोग यहाँ पर जानते हैं बच्चों कि रुद्धोष्म समीकरण है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम का जो समीकरण होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के समीकरण से, है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम के समीकरण से हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता था, देखिए P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू, ये हो गया P2 V2 द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये समीकरण था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पी भी है ना टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि दाब प्रारंभिक अवस्था में P1 V1 भी गामा, है कि नहीं, ये प्रारंभिक अवस्था का ये समीकरण है, और ये क्या है, अंतिम अवस्था का समीकरण है। तो दोनों ही अवस्था का मान जो होता है बराबर होता है कि नहीं। कोई भी प्रक्रम से होकर के गुजरे, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में हर एक प्रक्रिया का प्रत्येक चरण का वैल्यू जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो ये प्रथम प्रक्रिया का समीकरण है, यह अंतिम प्रक्रिया का समीकरण है, तो दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, के का मान यहाँ पर हम लोग 2 वाले टर्म का रखेंगे, यहाँ पर के का मान हम लोग 1 वाले टर्म का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V1 है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, देखिए W इज इक्वल टू मिला 1/1 माइनस यहाँ पर हो गया गामा। अब यहाँ पर हम लोग 2 वाला मान रखेंगे, ये वाला, तो ये क्या मिलेगा, देखिए P2 V2 द पावर गामा, और फिर यहाँ पर है V2, देखिए 1 माइनस गामा, और फिर यहाँ पर के का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1 वाला टर्म वाला रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, P1 V1 है ना टू दी पावर गामा, फिर हो जाएगा V1 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा गामा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए P2 V2 दी पावर गामा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रकार, V2 बाय नीचे में हो जाएगा V2 दी पावर गामा माइनस ये हो गया P1 V1 टू दी पावर गामा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा V1 बाय, यहाँ पर हो जाएगा V1 टू दी पावर गामा। अब देखिए यहाँ V2 दी पावर गामा, V2 दी पावर गामा, V1 टू दी पावर गामा, V1 टू दी पावर गामा कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त होगा, W इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस गामा, और ये मिला हमको P2 V2 माइनस ये मिला हमको P1 और ये मिला हमको V1। ये समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि आदर्श गैस के समीकरण से, है कि नहीं, आदर्श गैस का समीकरण, है कि नहीं, आदर्श गैस का समीकरण से, यदि इस समीकरण के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग गैसों के गति सिद्धांत में जाएं बच्चों, वीडियो को देखें, वहाँ प्रत्येक समीकरण का समाधान वहाँ पे दिखाया गया और किस प्रकार समीकरण आया है उसके बारे में भी सब कुछ बताया गया है कि नहीं। तो उसको पहले जा करके देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो समीकरण होता है बच्चों कुछ इस प्रकार होता है कि पी भी इज इक्वल टू, है कि नहीं, यदि एन मोल अणु लिए हैं तो एनआरटी का प्रयोग होगा, यदि 1 मोल अणु लिए हैं तो आरटी का सिर्फ हम लोग प्रयोग करेंगे, आरटी। तो प्रथम चरण, है कि नहीं, प्रारंभिक अवस्था में ये समीकरण हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में जब आयतन मेरा V1 था, प्रारंभिक अवस्था में ये समीकरण क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू आर T1, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में गैस का तापमान T1 था, है कि नहीं। और अंतिम अवस्था में ये समीकरण का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, अंतिम अवस्था में जब मेरा गैस का आयतन V2 था तो P2 V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर T2। तो अब P1 V1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे और P2 V2 का वैल्यू यहाँ पे रख करके समीकरण को समाधान करेंगे। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस गामा, है कि नहीं। P2 V2 का वैल्यू कितना हो गया, देखिए R यहाँ पर हो गया T2 माइनस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा R T1, ये हो जाएगा आर T1। अब आर को हम लोग बाहर निकाल देंगे, है कि नहीं। आर को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, देखिए R/1 माइनस गामा, और ये कितना हो गया T2 माइनस T1। लेकिन अभी भी यहाँ पे समीकरण में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि गामा का मान जो होती है 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए गामा को हम लोग इधर लेके आएंगे, जिससे एक नेगेटिव हम लोगों को मिल जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पर यदि रख देंगे तो T1 भी इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे R/गामा माइनस 1। तो इससे आप जानते हैं कि माइनस बाहर निकला होगा, ये माइनस को अंदर यदि कर दिया जाए तो T1 माइनस T2 यहाँ पर आ जाता है। तो ये कुछ समीकरण जो है हमको प्राप्त होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य का समीकरण होता है।
है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रकरण में ऊष्मा तो कांस्टेंट होती है लेकिन तापमान कांस्टेंट नहीं होती है, तापमान में परिवर्तन आता है। यदि रुद्धोष्म प्रकरण को नहीं समझे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में जाए, रुद्धोष्म प्रकरण को अच्छी तरह से समझें, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर दो बातें होती है। कौन कौन बात होती है? एक तो गैस द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पर पहले देखिए, गैस द्वारा किया गया कार्य, है ना, गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य, है कि नहीं। तो गैस जब कार्य करती है, बात समझिएगा, जब गैस जब काम करती है तो गैस जब प्रसार होती है, इसका मतलब गैस जब काम करती है तो इसका मतलब है गैस में प्रसार हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रसार की दशा में, है कि नहीं, प्रसार की दशा में, है कि नहीं, प्रसार की दशा में। जब गैस में जब प्रसार होता है तो गैस ठंडी हो जाती है। ठंडी होने का मतलब हो गया कि गैस का प्रारंभिक तापमान ज़्यादा है और अंतिम तापमान कम है। तो कहने का मतलब है कि प्रारंभिक तापमान ज़्यादा है और अंतिम तापमान कम है, तो मतलब T1 ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है T2 से। तो इस दशा में आप लोग देखते हैं कि कार्य जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्य धनात्मक होती है, कार्य धनात्मक होती है, कार्य धनात्मक होती है। कहने का मतलब हो गया कि W इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर T1 बड़ा है, बड़ा में छोटा राशि घट रहा है। तो दूसरा नंबर में आप देखेंगे कि गैस पर किया गया कार्य, गैस पर किया गया कार्य, ठीक है, गैस पर किया गया कार्य। तो गैस पर जब आप कार्य करेंगे तो गैस संपीड़ित हो जाएगा, है कि नहीं, संपीड़न की दशा में, है कि नहीं, कंप्रेशन की दशा में, संपीड़न की दशा में। तो संपीड़न की दशा में क्या होता है कि गैस का प्रारंभिक तापमान कम होता है और जब गैस संपीड़ित होती है तो गैस का तापमान बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि T1 यहाँ पर छोटा होगा और T2 क्या होगा, मेरा बड़ा होगा, संपीड़न की दशा में। तो इस स्थिति में आप समीकरण को देख पा रहे होंगे कि T1 छोटा है और T2 बड़ा है, मतलब कि छोटी राशि में बड़ी राशि घट रही है, तो कार्य मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि कार्य मेरा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक होता है कि नहीं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव होगा। तो आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब गैस द्वारा कार्य होती है तो अब कार्य धनात्मक होता है और गैस पर जब कार्य किया जाता है तो गैस क्या कार्य क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। यदि आप लोगों को बातें समझ में नहीं आती है तो अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग कल आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि समआयतनिक प्रक्रम क्या होती है और है ना, समदाबीय प्रक्रम क्या होती है और चक्रीय प्रक्रम क्या होती है। इन 2-3 प्रक्रम के विषय में कल मैंने आप लोगों को बताऊंगा, है कि नहीं। और साथ ही साथ के रुद्धोष्म प्रक्रम, है कि नहीं, में जो P और V के बीच में ग्राफ कैसे खींचा जाता है, समतापीय प्रक्रम के बीच में ग्राफ कैसे खींचा जाता है और ग्राफ के बीच में तुलना कैसे करते हैं कि किसका, है ना, कार्य ज़्यादा होता है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम में कार्य ज़्यादा होता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य ज़्यादा होता है, इसके बीच में हम लोग कल तुलना करेंगे बच्चों। तो आप लोग, है कि नहीं, अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देखेंगे बच्चों, है कि नहीं। ठीक है, आज इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें बच्चों और खूब लाइक करें बच्चों। और जो भी तरह की समस्या हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, है कि नहीं, उसका समाधान मैं आप लोग तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।